नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अब तक हम संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक पढ़ चुके थे, जिसके अंदर 14 से 18 हमारा समानता के अधिकार से जुड़ा था। हमने आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक सभी आर्टिकल को विस्तार से एक एक कर पढ़ा था। आज हम पूरे समानता के अधिकार को एक साथ पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी। क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए कि सवाल आता है 5 अंक, 6 अंक या 10 अंक में कि समानता के अधिकार का उल्लेख करें या समानता के अधिकार का वर्णन करें। हो सकता है कि सवाल सिर्फ ऐसे आए कि अनुच्छेद 14 में क्या उल्लेख किया गया है। एमपीपीएससी 2018 की मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा गया था 3 नंबर में, अनुच्छेद 14 का वर्णन करें। क्योंकि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो हमारा समानता का अधिकार है, उसमें आर्टिकल 14 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो 5 अंक या 6 अंक में इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि समानता के अधिकार का उल्लेख करें। पहले हमने अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तार से पढ़ा था, अब हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार है क्या, और इस प्रकार से अगर एग्जाम में सवाल आता है तो उसका उत्तर कैसे लिखना। और इसके साथ साथ जो भी लोग एसएससी, बैंकिंग, इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं, जो कि फास्ट ट्रैक एग्जाम्स होते हैं, वहां पर आपके सभी सवालों का उत्तर अनुच्छेद 14 से 18 में मिल जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। अगर आप प्रत्येक आर्टिकल को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में सभी का वीडियोस दिया गया है, आप वहां से प्रत्येक आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। सबसे पहले ये जानिए कि समानता शब्द का उपयोग हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में भी किया गया। हमारी प्रियम्बल में कहा गया है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो याद रखिएगा कि समानता या समता एक ही बात है, इंग्लिश में से बोलते हैं इक्वालिटी, और इक्वालिटी शब्द हमारे भाग 14 से 18 में भी है और इक्वालिटी शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है। अब दूसरी बात कि दरअसल समानता होती क्या है, मतलब हम संविधान की बात छोड़ दें, हम मूल अधिकारों की बात छोड़ दें, हम एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात करें कि समानता क्या होती है। तब समानता का मतलब होता है कि समान होना, सब लोग सब प्रक्रिया से, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, हर कोई समान है, बराबर है, इक्वल है। कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बूढ़ा बच्चा, कुछ नहीं, सब क्या है, इक्वल है। हालांकि समानता के 3 आयाम होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। तो कुल मिलाकर समानता का मतलब होता है कि सब बराबर है, इक्वल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में समानता शब्द से क्या तात्पर्य है, तो हमारे संविधान की समानता में, हमारे संविधान में समानता से तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि कानून की नजर में सब बराबर है, बल्कि यहां भी ये भी कहा गया है कि अगर कोई कमजोर है तो उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के अंदर सबसे पहली बात याद रखिए, यहां पर राज्य कहा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 14 के अंदर 2-3 बातों को समझ लीजिए, बस इतना याद रखना है। सबसे पहले यहां पर बात की गई है भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति, यानी आर्टिकल 14 जो है वो भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिला है, चाहे वह भारत का नागरिक है, चाहे वह भारत का नागरिक नहीं है। भारत में अगर कोई विदेशी व्यक्ति रहता है तो उसे भी आर्टिकल 14 मिलेगा। भारत में अगर कोई शरणार्थी रहते हैं तो उन्हें भी आर्टिकल 14 मिलेगा। अगर भारत में कोई अवैध प्रवासी रहते हैं तो उन्हें भी आर्टिकल 14 का अधिकार मिलेगा। और एक सवाल आप लोगों के लिए है जो कि वर्तमान की न्यूज से जुड़ा है, कि जो अभी भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसको लेकर बार बार ये विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो अनुच्छेद 14 का वायलेशन है। अगर आप में से कोई इसका उत्तर लिखकर दिखाना चाहे तो मुझे इसका उत्तर लिखकर बता सकता है। तो फिलहाल हम वापिस आते हैं कि आर्टिकल 14 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिला है, चाहे वो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो भारत के नागरिक नहीं है। और आर्टिकल 14 के अंदर 2 चीज याद रखिए कि इसमें केवल विधि के समक्ष समानता की बात नहीं की गई है, इसमें विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। विधि के समक्ष समानता का मतलब अधूरा होता है,
कि मतलब सब कानून की नजर में सब बराबर है, कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं, किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं। लेकिन विधियों के समान संरक्षण का मतलब होता है कि जिन लोगों की परिस्थितियां कम है, जो लोग कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है, यानी सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। और विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश अवधारणा है, विधियों के समान संरक्षण एक अमेरिकन अवधारणा है। विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है और विधियों के समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समानता का मतलब कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। लेकिन विधियों के समान संरक्षण का मतलब कि जो लोग समाज में कमजोर हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं सकारात्मक भेदभाव। आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछा जा सकता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण के मध्य क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। यह सवाल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, 3 अंक में भी और 5 अंक में भी। ठीक, बात करते हैं आर्टिकल 15। देखिए आर्टिकल 15 और 16 आर्टिकल 14 से ही जुड़े हैं, क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 इसी का ही भाग है। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य भारत के नागरिकों के साथ 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वो 5 आधार कौन कौन से हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य नागरिकों के साथ, इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 15 भारत के केवल नागरिकों को मिला है, नागरिकों को छोड़कर आर्टिकल 15 किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। तो राज्य नागरिकों के साथ कितने आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? 5 आधारों पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। और साथ में यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 15 में कि एक नागरिक नागरिक के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, उन्हीं 5 आधारों पर, जिसकी उल्लेख हमने पहले किया। एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो किसी दुकान, किसी सार्वजनिक स्थान, मनोरंजन स्थान, होटल, दुकानें, सार्वजनिक कुएं, तालाब में, उसमें भी एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये विधि के समक्ष समानता की बात है, आर्टिकल 14 से जुड़ा है। लेकिन आर्टिकल 15 के 3 अपवाद भी हैं, विधियों के समान संरक्षण से जुड़े, यानी सकारात्मक भेदभाव। राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य चाहे तो अभी जो 103 अमेंडमेंट हुआ उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य चाहे तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी प्रावधान कर सकता है। और इसके अंदर एक सवाल बहुत सारे बच्चों को डाउट था, कमेंट बॉक्स में उन्होंने पूछा था कि क्या राज्य शैक्षणिक संस्थानों के अंदर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रावधान कर सकता है? तो मैंने बताया था कि हाँ। तो आप में से कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था कि जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होते हैं, माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्या वहां पर राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, कि ऐसे संस्थान जो कि माइनॉरिटीज से जुड़े हैं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो भी सरकारी या निजी संस्थान है, विशेष रूप से जो राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त है या राज्य के द्वारा संचालित है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जिसको राज्य सहायता देता है, वहां पर शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, SC ST के लिए प्रावधान किया जा सकता है। याद रखिए कि जो शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक वर्गों से जुड़े हैं, वहां पर प्रावधान नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 एक बड़ी अवधारणा है। आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 को ही 5 आधारों पर भेदभाव करने से रोकती है। वहीं आर्टिकल 16 एक विषय से संबंधित है, वो है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर की समानता, देखिए प्रस्तावना में भी शब्द है अवसर की समानता। उसी प्रकार आर्टिकल 16 में भी कहा गया अवसर की समानता, लेकिन कौन से अवसर की समानता? लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसमें कहा गया कि राज्य सरकारी नौकरियों में नागरिकों के साथ 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो याद रखिए आर्टिकल 16 भी केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति आर्टिकल 16 का दावा नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 16 में क्या कहा है कि राज्य भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ सरकारी नौकरियों में 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार वही हैं जो हमने आर्टिकल 15 में पढ़े,
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 2 ऐड हो गए हैं, वो है निवास और वंशक्रम। कौन से ऐड हो गए हैं? निवास और वंशक्रम। तो कुल मिलाकर ये 5 और 2 7 आधारों पर राज्य भारत के नागरिकों के साथ सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके अंदर भी विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है, सकारात्मक भेदभाव। राज्य के अंदर संसद के पास ये अधिकार है कि वो राज्य में निवास संबंधी शर्त को रख सकती है कि निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। लेकिन कौन? राज्य सरकार या संसद? तो इसका याद रखिए, संसद को यह अधिकार है कि वो निवास संबंधी शर्त रख सकती है। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान सरकारी नौकरियों में कर सकते हैं। शुरुआत में 27% रिजर्वेशन का प्रावधान ओबीसी के लिए किया गया था, जिसमें एससी एसटी भी शामिल थे, और बाद में एससी एसटी के लिए अलग से भी प्रावधान किया गया। और इसके अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि शुरुआत में आरक्षण का प्रावधान केवल नियुक्तियों के संदर्भ में था, लेकिन बाद में 4क के माध्यम से यह प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान नियुक्ति के साथ साथ प्रमोशन यानी पदोन्नति में भी कर दिया गया। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आर्टिकल 16 को आप विस्तार से पढ़िए। इसके अलावा राज्य के पास यह अधिकार है कि वो किसी विशेष धर्म के व्यक्तियों को विशेष धार्मिक संस्थानों के अंदर भी आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। मान लीजिए कोई मंदिर है, वहां पर किसी पुजारी को नियुक्त करना है, तो वहां पर वो धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकती है। और चौथा, जो कि 103 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, कि सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन में अवसर की समानता है, लेकिन राज्य चाहे तो वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता की कोई परिभाषा ना ही हमारे संविधान ना ही कानून में दी गई है। अस्पृश्यता के मामले में कहा गया कि इसका पालन निषिद्ध किया जाता है। अगर कोई भी इसका पालन करेगा तो विधि के अनुसार वो क्या होगा? दंडनीय होगा। इसके लिए संसद ने कानून बनाया था, कौन सा? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। 1965 में एक समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर इसमें संशोधन किया गया। तब से इसका नाम है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, लेकिन उसे 1955 ही कहा जाता है। और आर्टिकल 17 के अंदर जो ये कानून बना संसद के द्वारा, ये आर्टिकल 35 के तहत बनाया गया था। ये हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 17 में। अगला है उपाधियों का। उपाधियों के अंदर हमने पढ़ा था कि जो स्टेट है वो केवल 2 ही उपाधियां दे सकता है, एक सेना से संबंधित और दूसरी विद्या से संबंधित। यानी जो स्टेट है आर्टिकल 12, हमारे यहाँ राज्य केवल सेना और विद्या से संबंधित 2 ही उपाधियां दे सकता है। उसके अलावा भारत का कोई भी नागरिक, सिटीजन, किसी भी विदेशी राज्य से, फॉरेन स्टेट से उपाधि नहीं लेगा। यानी भारत का कोई भी नागरिक जो है वो किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, किसी विदेशी संस्थान, किसी निजी संस्थान से कोई उपाधि स्वीकार करना चाहता है, डॉक्टरेट की, इस चीज की, तो उपाधि स्वीकार करने का अधिकार है। इसके अलावा कोई विदेशी नागरिक है लेकिन भारत में या राज्य में किसी लाभ के पद पर, क्योंकि भारत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, यूनाइटेड नेशन के कार्यालय भी हैं, तो यहां पर भी कुछ विदेशी नागरिक काम करते हैं और वो राज्य के अधीन लाभ के पद पर है। अगर उन्हें भी किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करनी है, किसी विदेशी नागरिक को, बेशक वो विदेशी नागरिक है, भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन भारत में राज्य में लाभ के पद पर है, तो उन्हें राष्ट्रपति की सहमति से ही उपाधि स्वीकार करने का अधिकार होगा। चौथा पॉइंट, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक है चाहे वो भारत का नागरिक नहीं है, वो किसी भी प्रकार की भेंट, उपलब्धि, सम्मान, भारत का कोई भी व्यक्ति जो किसी राज्य के लाभ के पद पर है, तो याद रखिए हर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, इस बात हो रही है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है, वो किसी विदेशी राज्य से कोई भी भेंट, उपलब्धि या सम्मान स्वीकार नहीं करेगा। अगर वो करना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति से सहमति या राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। क्योंकि जब मैंने आपको आर्टिकल 18 बताया था तब उसके अंदर मैं ये बताना भूल गया था, भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति जो भारत में राज्य के लाभ के पद पर है, वो किसी विदेशी राज्य से कोई भी भेंट,
उपलब्धि या सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो ऐसा वो राष्ट्रपति की सहमति से ही कर सकते हैं। वहां पर मैं राष्ट्रपति की सहमति वाला शब्द बताना भूल गया था। तो भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति से किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या सम्मान स्वीकार कर सकता है। तो ये थे आर्टिकल 14 से लेकर 18। तो इसका मतलब अगर आपसे 5 अंक में सवाल पूछा जाता है 6 अंक में, तो इतनी सी बात कहकर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपको उसको डिस्क्राइब, विस्तार में समझाने की आवश्यकता नहीं। जैसे भूमिका लिखनी हो तो समानता का अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का पहला वर्ग है, जिसका उल्लेख 14 से 18 तक किया गया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि समानता क्या है, इन चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। तो इस तरह से आप एक पूरा का पूरा 5 अंक या 6 अंक में आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये था समानता का अधिकार, जो कि हमने संक्षिप्त में पढ़ा। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 सबके अलग अलग लिंक दिए गए हैं, वहां पर आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये केवल एक रिवीजन लेक्चर था। कल आप लोगों का 6 बजे टेस्ट होगा समानता के अधिकार पर, जिसके अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक 25 ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो एग्जाम के लिए सबसे रेलेवेंट है। जो आसान सवाल है, आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, वो सभी जानते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे सवालों का चयन किया है जो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट भी है और थोड़े से वो वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और जिन्होंने इन आर्टिकल्स को विस्तार से अच्छे तरीके से पढ़ा। ठीक, तो फिर इजाजत लेना चाहूंगा आप लोगों से। थैंक यू।